अरे बाप रे। उधर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उधर चाइना ने आर्टिफिशियल सन बना दिया है यार। क्या करें, कुछ लोग कह रहे हैं भैया दुनिया तबाह होने वाली है। जैसा याद है वो लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर में कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं होने वाला बे। काहे चिंता कर रहे हो, दुनिया तबाह बा का, मौत की क्यों चिंता कर रहे हो बे। भगवान ने भेजा है तो भगवान भगवान के ऊपर सब छोड़ दो। आचार्य चाणक्य कहते हैं सब भगवान के ऊपर छोड़ दो यार। अगर उसने भेजा है तो कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही देगा। मरना तो ही है सबको, अमरता का वरदान तो लेके आया ही नहीं कोई, है ना। कि जब अमृत मंथन हो रहा था तो हम भी वहीं थे। तो चिंता मत करो, चिंता एक चीज़ की करो फिलहाल सरवाइव करने की। और उसके लिए अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हो, प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनना चाहते हो, तो दोनों का एक कंबाइंड कोर्स, एक नया लाइव बैच हम आपके लिए लेकर आए हैं। 4 अगस्त से क्लास शुरू होगी। जो लोगों को लग रहा है कि सर हम ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत आसान कोर्स है। आपका लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़बरदस्त आउटपुट मिलेगा। एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि कुछ लोग शेड्यूल की बात करते हैं, तो इस बार हमने शेड्यूल पहले ही अपलोड कर दिया है। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपका लिंक है, वहाँ पे शेड्यूल आप देख सकते हैं। और 4 अगस्त से क्लास शुरू होगी, सर्टिफिकेशन कोर्स है ये। तो भाई खबर ये है कि चाइना ने आर्टिफिशियल सन बनाया नहीं है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा कदम रख दिया है और चाइना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मैंने आपको अभी कुछ ही महीने पहले बताया था, पिछले साल, कि चाइना ने फ्यूजन रिएक्शन कर लिया। ठीक है, देखिए ये थोड़ा टेक्निकल लेक्चर होगा, बट मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। 2 रिएक्शंस होती हैं, एक है न्यूक्लियर फिजन जो एटम बम वाली होती है, मतलब एक बड़े से एटम को आप छोटे में तोड़ते हो, ठीक है, उससे रेडियो एक्टिविटी मतलब एनर्जी निकलती है, ज़बरदस्त एनर्जी निकलती है, जिससे कमाल हो जाता है। अब अगर वो कंट्रोल्ड है तो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, आपके शहरों को बिजली देगा। और अगर वो अनकंट्रोल्ड है तो वो एटम बम हो गया। ऐसे ही होता है फ्यूजन रिएक्शन। अब फ्यूजन रिएक्शन सूरज में है, ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फ्यूज हो गए हीलियम मॉलिक्यूल बनाते हैं और ये लगातार चलता रहता है। इसीलिए सूरज अभी नहीं मरेगा, अरबों अरबों खरबों फरबों साल बाद मरेगा, अभी नहीं, ठीक है। वो भी अब रेड डॉर्फ वाले, वो भी अलग ही, उसको भी मैंने समझाया है। तो भाई ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फ्यूज होके हीलियम मॉलिक्यूल बना रहे, इसको कहता है फ्यूजन। फ्यूज मतलब मिलना और फिजन मतलब टूटना। तो फिजन का उल्टा है फ्यूजन। फिजन टेक्नोलॉजी हमारे पास है। फ्यूजन टेक्नोलॉजी अगर आ जाए तो ये वरदान से कम नहीं होगा, लेकिन इसको बनाने के लिए तेज दिमाग चाहिए और वो पूरी दुनिया के ब्रिलियंट साइंटिस्ट साथ में आए। तो अब क्या है ना कि देखिए, इस पूरी खबर को समझने के लिए आपको 2 चीज़ें समझनी जरूरी है। एक है ITER, ठीक है। तो सबसे पहले अब इधर आ जा, हम ITER को समझते हैं, ये क्या है। तो भाई ये जो ITER है, जब पूरी दुनिया को लगा कि भाई एक बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी की ज़रूरत है, मतलब क्योंकि दुनिया तबाह हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो हम एक कुछ क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए या सूरज को रेप्लिकेट किया जाए, कमाल हो जाएगा। आपने स्पाइडरमैन 2 देखिए, उसमें डॉक्टर ऑक्टेवियस जो है वो सूरज बनाता है, गजब की एनर्जी बनाता है। हाइड्रोजन के 3 अच्छा चलिए छोड़िए, इसके अभी हम बाद में आएंगे। आप ऐसा समझिए कि ITR का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। अब जैसा कि आपको नाम से समझ आ रहा है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो थर्मो न्यूक्लियर यानी कि एक फ्यूजन रिएक्टर बना रही है। सूरज की एनर्जी को रेप्लिकेट किया जा रहा है इन अ वेरी कंट्रोल्ड मैनर। सूरज तो आ जाए तो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे भाई, एक सूरज में करोड़ों धरती समा जाए। लेकिन अगर सूरज जो है उसकी एनर्जी को हम रेप्लिकेट कर लें तो सोचिए कि आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको बस उस रिएक्टर को चलाना है। जैसे सूरज है वो अपने आप, उसमें कोई मशीन थोड़ी ना लगी हुई है, वो अपने आप चलता है और एनर्जी जनरेट करता है। तो यहाँ पे अगर वो रेप्लिकेट हो जाए तो अपने आप आपको एनर्जी मिलेगी। इसमें भी 100 साल लग जाएंगे। इस जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं ये सक्सेसफुल होगा ही होगा, बट इसको पूरा होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। अभी एक पार्ट मान लीजिए खाली 10% ये पूरा हुआ है, ठीक है। तो ITR यही है कि इलेक्ट्रिसिटी बिना ग्रिड के, विदाउट ग्रिड, कि हम इसको जनरेट कर दें। ओके, अब ITR क्या है बताया एक इंस्टीट्यूशन, इसमें 35 कंट्रीज हैं, देयर आर 35 कंट्रीज। और इसमें से टोटल जो 7 मेन मेंबर्स है, 7 मेन मेंबर है। जो इसका हेडक्वार्टर है वो सदर्न फ्रांस में लोकेटेड है। अब कौन कौन से मेंबर है भाई, फ्रांस तो है ही है, यूरोपियन यूनियन है, मतलब यूरोपियन यूनियन पूरा यूरोप लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, पैसा लगता है ना। सेकंड पे है चाइना जो कि कमाल कर रहा है, कमाल धमाल मालामाल। अभी तक सबसे आगे चाइना ही है इस एक्सपेरिमेंट में। पहले फ्यूजन रिएक्शन, अब ये क्या, अभी मैं थोड़ी देर में आता हूं, पहले आप ITR समझिए।
तीसरा इंडिया, यस, भारत भी है इसमें, इंडिया की भी अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। चौथा जापान, रशिया, साउथ कोरिया और अमेरिका। समझ रहे हो? तो ये टोटल 7 मेंबर है और उसके अलावा 28 मेंबर्स और है, तो टोटल 35 मेंबर्स हैं जो इस ITER में है। और गोल क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, एनर्जी जनरेट करना। ओके, अब ITER कैसे काम करता है? देखिए, ये एक मशीन का यूज करते हैं जिसको कहते हैं टोकामाक। ठीक है, टोकामाक ये एक मशीन है। ठीक है, अब ये एक मशीन टोरॉइडल समझते हो, डोनट शेप का होता है वो, है ना, जबरदस्त सुपर कंडक्टर। तो ये जायंट डोनट शेप्ड चेंबर है। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। हाइड्रोजन आइसोटोप, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, 3 आइसोटोप होते हैं। अब इसका मतलब क्या है सर? हाइड्रोजन एक आपको पता है कि एलिमेंट है, नंबर 1, एटॉमिक नंबर उसका 1 है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन है, आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मतलब क्या हुआ? जैसे हाइड्रोजन पिता है, उनके बेटों को आइसोटोप बोला जाता है। अब भाई जुड़वा हैं, भाई एक तरीके के हैं, हर एलिमेंट के आइसोटोप होते हैं। भाई एक तरीके के, बस उनका वजन अलग है। समझ रहे हो? तो एक मान लीजिए कि शक्ल सूरत में सब सेम है, लेकिन एक जो है उसका वजन होगा मान लीजिए कि 40 किलो, दूसरे का 60 किलो, तीसरे का 90 किलो। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। अब नॉर्मल हम लोग में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट क्योंकि एलिमेंट की बात है तो उसमें ज़मीन आसमान का फर्क आ जाता है। कौन कितना भारी है, कौन कितना हल्का है, कौन कितनी तेजी से कंडक्ट कर सकता है, प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं। ओके, ये चीज़ है। तो हाइड्रोजन आइसोटोप, इसमें ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये 2 आइसोटोप, वैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, बट हम इन दोनों आइसोटोप को, जैसे जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना, उसमें जो हैवी वाटर होता है D2O, उसको हम यूज़ करते हैं ताकि न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कंट्रोल किया जा सके। सो यहाँ पे हाइड्रोजन आइसोटोप को इंजेक्ट किया जाता है इस मशीन में। ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को इंजेक्ट डाला जाता है कि जाओ बेटा जी ले अपनी जिंदगी, क्योंकि सूरज में क्या है? हाइड्रोजन। सूरज में हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम बना रहे, तो हमको हाइड्रोजन चाहिए, तो उनके आइसोटोप हमने ले लिए, उठा के मशीन में डाल दिया, सिंपल। उसके बाद 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट किया जाता है। सूरज का जो कोर है ना, कोर, उससे 10 गुना ज्यादा गर्मी हम देते हैं। यहां पे खेला शुरू होता है। ठीक है, कैसे खेला शुरू होता है? अब क्या है ना कि इसमें प्रोड्यूस होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा, ठीक है। तो ITER हमने समझा, अब प्लाज्मा समझिए। 2 चीजें, ITER, प्लाज्मा। सूरज के कोर से 10 गुना ज्यादा गर्म। एक बात बताओ, क्या पूरी दुनिया में, सूरज को जो छोड़ दो यार, सूरज के 10% भी अगर तुम करीब पहुंच जाओ, क्या कोई ऐसा मेटल है? मान लो कि अगर हम सूरज का 1% भी तुम्हारे घर में लगा दें, ऐसी एनर्जी, गल जाओगे तुम, क्या पूरा शहर गल जाएगा? तो बात यही आती है कि आप एनर्जी को कंट्रोल कैसे करोगे। साइंटिस्ट इसी में लगे हुए हैं कि दुनिया भर के एनर्जी को कंट्रोल कैसे किया जाए, उसको कंटेन कैसे किया जाए। तो उसके लिए हमारे पास क्या है? हमने बनाए हैं सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स। अब ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है ना चाइना का, ये इसी मैग्नेट के ऊपर है। ये जो एनर्जी जो अनकंट्रोल्ड है, चाइना ने इसको कंट्रोल कर लिया है बड़े खतरनाक मैग्नेट बना के। समझ रहे हो? और ये जो एनर्जी है ये और कुछ नहीं, ये प्लाज्मा है। तो ये पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स प्लाज्मा को क्या करता है? सस्पेंड करके रखता है, क्योंकि अगर वो वॉल को टच कर लेगा तो खेल खत्म। आप इसको ऐसे समझिए कि एक बहुत खतरनाक इंसान है, उसको हमने पिंजरे में लगाया है, लेकिन उसके पास इतनी ताकत है कि अगर उसने पिंजरे के ऐसे दीवार पे मारा तो दीवार टूट जाएगी और वो भाग जाएगा, तो कोई मतलब नहीं। तो उस पावरफुल इंसान को यूज करने के लिए हमको उसको दीवार से दूर करना पड़ेगा। तो प्लाज्मा सस्पेंडेड, वो वॉल्स को टच नहीं करता है। क्यों नहीं टच करता है? इन्हीं मैग्नेट्स के थ्रू, क्योंकि प्लाज्मा होते क्या है? चार्ज पार्टिकल्स ही तो होते हैं, मिक्सचर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इस पर भी हम थोड़ी देर में आता है, भी मैं प्लाज्मा समझाने वाला हूं। पहले आप ITER के मेथड को समझ लीजिए, उसके बाद न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे और आपको एनर्जी मिलेगी। समझ रहे हो? तो अभी हम स्टेप 1 पे पहुंचे हैं। ठीक है, कि हमारे पास उतना बड़ा मैग्नेट आ गया है जो प्लाज्मा को सस्पेंड कर सकता है। अभी इसके आगे का खेला तो बहुत, कि प्लाज्मा से एनर्जी कैसे जनरेट करोगे, इतने बड़े प्लाज्मा को कंट्रोल कैसे करोगे, वो भी बहुत, मैं बता रहा हूं 50-100 साल लग जाएंगे। अभी 50-100 साल किस चीज में? एनर्जी देने में।
इलेक्ट्रिसिटी देने में। समझ गए हो? तो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम इंजेक्ट किया, प्लाज्मा बना, 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर हीट किया, उसको कंट्रोल किया, उसके बाद न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे और अपने आप एनर्जी बनने लगेगी। ये पूरा का पूरा ITER का कंसेप्ट है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मैग्नेट। समझ रहे हो? अब आ जाओ खबर पे। ये जो मैग्नेट है, यही मैग्नेट जो है ये चाइना ने बना दिया है। ये जो मैग्नेट जो कंट्रोल करता है, अब ये मैग्नेट 582 टन का है। सुपर कंडक्टिंग फ्यूजन मैग्नेट चाइना के पास आ गया। 582 टन का है, 21 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा, 21 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर वाइड, डी शेप्ड। मैंने बताया ना टोराइडल क्या होता है, डोनट शेप, जैसे डोनट खाते हो ना उसमें, तो डी शेप्ड टोराइडल फील्ड सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट इसको नाम दिया गया है। समझ रहे हो? तो ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है। अब ऐसा अभी आर्टिफिशियल सन बनाया नहीं है। अब क्यों ये मैग्नेट इतना स्पेशल है? मैंने क्या बताया, ये प्लाज्मा को कंट्रोल करके रखता है, राइट? तो फ्यूजन में आपको प्लाज्मा वही 100 से 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जाएगा वो। ये पावरफुल मैग्नेट्स जो हैं, ये जो प्लाज्मा फ्लोटिंग विदाउट टचिंग द रिएक्टर वॉल्स, कि वही वो तैर रहे एक तरीके से, वो वही पावरफुल आदमी वो दीवार को नहीं छुएगा। खेल खत्म। ओके। अच्छा, सुपर कंडक्टर क्या होता है? सुपर कंडक्टर का नाम सुना होगा आपने। कुछ भी सुपर कंडक्टर मतलब जब सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है, मतलब वो एक सुपर ह्यूमन हो गया। सुपर मतलब सुपरमैन, सुपर ह्यूमन, सुपर सेयन, ड्रैगन बॉल जी वाले आ जाओ। लो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो इट इज। जब कोई भी चीज, कोई भी मैग्नेट, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट की बात कर रहा हूं, एकदम लो टेम्परेचर पे उसको कूल किया जाए। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड उसको रोकता है। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट में भी उसका बहुत काम होता है, तो हीट होने लगेगा। रेजिस्टेंस क्या होता है ना, कि जब भाई हमको ये डिसाइड करना है कि कहाँ पे कितना करंट जाना है, तो उसके लिए हम रेजिस्टेंस लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर बहुत सारी बिजली, जैसे जो बिजली बन रही बहुत भयानक है, तो हमारे घरों में तो जो हमारे अप्लायंसेस है वो उतने ही बिजली पर चलेंगे जितनी उसको ज़रूरत है, ठीक है। उसके लिए रेजिस्टेंस लगते हैं, LCR सर्किट, कैपेसिटर्स लगते हैं, ठीक है, इंडक्टर्स लगते हैं। तो रेजिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट। अब होता क्या है, रेजिस्टेंस मतलब क्या, रोकना। अब होता क्या है कि जब आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा और कंट्रोल्ड वे में कंडक्शन होगा, तो उसको हम सुपर कंडक्टर करेंगे। कहने का मतलब क्या है, एक आदमी सुपर हीरो जा रहा है लेकिन उसको 50 विलन्स रोक रहे हैं। अब इन विलन्स को हटा दो और कंट्रोल्ड तरीके से वो जो सुपर हीरो है फुल पावर पे वो जाएगा और अपना काम पूरा करेगा, वो सुपर हीरो हो गया। सेम यही होता है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलता है, एक तरीके से कि आपका मैक्सिमम आपको एनर्जी मिलेगी विद मिनिमम एनर्जी लॉस। कुछ भी कर रहे हो, तुम करते हो कोई भी काम, उसे एनर्जी लॉस होता है। अगर मैं ये बोल दूं कि तुम्हारी एनर्जी लॉस ही नहीं होगी, तो तुम 24 घंटे एक्टिव रहोगे, तुम 24 घंटे काम कर लोगे। एनर्जी लॉस के कारण तुम्हारा एग्जांपल ले रहा हूं, थकान फील करते हो, ये होता है। समझ गए? इसको कहते हैं हम सुपर कंडक्टर्स, कि जिसमें एनर्जी लॉस बिल्कुल जीरो होता है, और मतलब मिनिमम मैक्सिमम आउटपुट और मिनिमम इनपुट, मतलब मैक्सिमम आउटपुट और मिनिमम लॉस, ये चीज़ है। समझ गए आप? चाइना का रोड मैप यही है कि 2027 के एंड तक प्लाज्मा एक्सपेरिमेंटल सुपर कंडक्टिंग टोकामाक, इसको हम शुरू कर देंगे। स्टेप 2, 2030 तक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि ये अभी लैब में एक्सपेरिमेंट हो रहा है, अभी हमारे पास कोई तार वार नहीं है कि अभी सीधा हम इलेक्ट्रिसिटी देना शुरू कर देंगे। और फाइनली CFEDER, चाइना फ्यूजन इंजीनियरिंग डेमोन्स्ट्रेशन रिएक्टर हम बना लेंगे। ओके, तो अभी फुल रिएक्टर को असेंबल करना बाकी है। स्टेबल प्लाज्मा, देखिए याद रखिएगा, ये जो प्लाज्मा है ना, बहुत ही कम समय के लिए स्टेबिलिटी, तो कितने लंबे समय तक स्टेबल रह सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा स्टेबिलिटी, क्योंकि वही बात है ना कि जितने लंबे समय तक प्लाज्मा रहेगा, स्टेबल रहेगा, उतने लंबे समय तक आप इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उतना ज़्यादा आपको एनर्जी जो है वो मिल सकती है। ओके, तो ये चीज़ है। कहने का मतलब ये है कि जितना आप एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा आपको आउटपुट मिल रहा है और एनर्जी लॉस भी जीरो है। अब हम इतना प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, तो एक बार हम प्लाज्मा के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, आपने सुना होगा देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। नो, देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड को गर्म करो, लिक्विड मिलेगा। लिक्विड को गर्म करो, गैस मिलेगी। गैस को गर्म करोगे, भयंकर जब टेम्परेचर दोगे तो मिलेगा प्लाज्मा।
समझ, उसके बाद बोस आइंस्टीन आ जाता है। सो प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है, जो कि आपको यहां नहीं मिलेगा, सूरज में मिलेगा। 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस इतने टेम्परेचर पे आपको प्लाज्मा मिलता है। अब जाहिर सी बात है कि भाई ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मतलब आप ये मान के चलिए कि ये आपके पकड़ में नहीं आएंगे, इम्पॉसिबल है। अरे भाई 150, पहली बात तो इतना टेम्परेचर लाओगे कहाँ से? ये तो लैब एक्सपेरिमेंट में ही पॉसिबल है, राइट। तो अब एटम इतनी तेजी से मूव करते हैं ना, इतनी तेजी से कि इलेक्ट्रॉन्स एटम से दूर चले जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज आयंस, ये सभी को पता है, बेसिक केमिस्ट्री है ये। तो इलेक्ट्रॉन्स भागने लगते हैं जब एटम से दूर चले जाएंगे, तो बचता क्या है? पॉजिटिवली चार्ज आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसी के ही मिक्सचर को हम प्लाज्मा कहते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, बहुत तेजी से मूवमेंट होता है ना, ब्राउनियन मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल है केमिस्ट्री का। बहुत तेजी से मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का। अबे इंसान को जलाओगे तो भागने लगेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का भी होता है, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रिकली चार्ज मिक्सचर होता है, इसी को प्लाज्मा कहते हैं। और याद रखिएगा कि प्लाज्मा जो है, जैसे अगर आप एक कोई गैस है और उसमें मैग्नेट लगा दो, उसको कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। प्लाज्मा मैग्नेट, क्योंकि क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस है, ठीक है, मिक्सचर। तो भाई मैग्नेट पॉजिटिव नेगेटिव, इन इसी वजह से जो है, जब आप मैग्नेट लगाते हो तो ये एटम जो है रिस्पॉन्ड करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं थोड़ा सा आपको और आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, जैसे ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, तो मैग्नेट जो है वो तभी तो अट्रैक्ट करेगा ना जब उसमें आयंस होंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? प्लाज्मा जो है दैट इज द मिक्सचर ऑफ चार्ज्ड आयंस। तो जब आप कोई मैग्नेट लगाओगे तो वो बहुत भयंकर तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, वो मूव करेंगे, ठीक है। कहते हैं ना कि जब आप ऐसे, आप लोहे को भी ऐसे बीच में, लोहा ऐसे मैग्नेट से चिपकेगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल पट पट से चिपकेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसको सही पोजीशन पे प्लेस करोगे तो वो ऐसे ऐसे नाचता रहता है बीच में। सो ऑर्डिनरी गैस रिस्पॉन्ड नहीं करती है मैग्नेटिक फील्ड को, बट प्लाज्मा रिस्पॉन्ड करता है, ओके। और इसको कूलॉम्ब बैरियर, कूलॉम्ब्स लॉ पढ़ा होगा, जिनकी 12th में केमिस्ट्री है सीबीएसई बोर्ड से, और जो यूपी बोर्ड के उन्होंने तो कूलॉम्ब्स लॉ भैया क्या था, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपन और स्क्वायर, यही था ना, यही तो था। फिर E = Q × E, F = Q × E, तो E = F/Q, तो वही Q हट जाता था, एनर्जी का फॉर्मूला याद आ गया यार, मेरा 12th समझ रहे हो। सो प्लाज्मा के अंदर क्या होता, हम उस पर नहीं जाएंगे, ठीक है, उसको छोड़िए, है ना, बैठ के केमिस्ट्री पूरा हो जाएगी। बट प्लाज्मा को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये दिल है एक तरीके से, प्लाज्मा के बिना कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। तो ये सन के कोर से भी गर्म होता है, जो सूरज का कोर है ना उससे भी ज़्यादा गर्म होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, और जैसा कि मैंने बताया हाईली अनस्टेबल होता है, और लगातार ही मूव करता रहता है, आप इसको पकड़ नहीं सकते हैं। और जैसे ही रिएक्टर वॉल को डैमेज करेगा, टच करेगा, वो डैमेज हो जाएगा, और इसीलिए मैग्नेट्स को यूज़ किया जाता है, राइट। तो एक तरीके का प्लाज्मा एक फ्यूल है। विदाउट प्लाज्मा आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते। जैसे पेट्रोल के बिना आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, प्लाज्मा के बिना वही एनर्जी दे रहा है आपको, वही प्लाज्मा ही चाहिए हमको, उसी से एनर्जी निकालेंगे। तो आई होप समझ गए होंगे आर्टिफिशियल सन के बारे में, कंसेप्ट के बारे में। साइंस तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चलो, एआई भी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियर एंड ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है तो आप इस कोर्स का अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है, ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको शेड्यूल भी पता लग जाएगा। थैंक यू सो मच।